सिस्टम है, किसका किसका सिस्टम है, अगर दो आवेश किन्हीं दूरी से, अगर दो आवेशों को हम कुछ दूरी पर रख दें तो वो पूरा निकाय हमारा क्या कहलाएगा, तो उसको एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक निकाय है, किसका निकाय है, दो आवेशों का, दो समान एवं बराबर आवेशों का एक निकाय है जो कि कुछ दूरी पर स्थित है, और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य ये है कि हमारे जो दोनों आवेश हों उनके परिमाण बराबर हों। क्यों, अगर ए है तो ए भी हमारा क्यों ही हो, बशर्ते अंतर ये होना चाहिए कि इनका चिन्ह विपरीत हो। अगर एक हमने नेगेटिव लिया तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, और ऐसे सिस्टम को एक नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहीं पर एक टर्म आता है। अच्छा, फिर से हर बार की तरह मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो मैंने 3 बुक्स प्रेफर किए हुए हैं। पहला आपका NCERT, बालाजी, और आप नगीन को फॉलो कर सकते हैं। NCERT सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए नोट्स आप यहाँ से नहीं प्रिपेयर करेंगे। नोट्स यदि आपको प्रिपेयर करना है तो बालाजी और नगीन पब्लिकेशन की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये जितनी भी बातें आपको लिखाई गई हैं, आप जैसे हेडिंग आप डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद मैंने जो डेफिनेशन आपको समझाई हुई है आप उसको अच्छे से वहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया, यह एक निकाय है। किसका निकाय है, बराबर एवं विपरीत आवेशों का जो कि कुछ दूरी पर स्थित हैं। इसी के रेफरेंस में अगला जो टॉपिक है अपना, उसको कहते हैं, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगला जो अपना टॉपिक होगा, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके लिए भी हम वैद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे। केंद्र से माइनस Q की भी दूरी L है और केंद्र से प्लस Q की भी दूरी L है। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है इसको दर्शाते किससे हैं, वेक्टर P से, और वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब एक कैसी राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है सदैव नेगेटिव से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। कुछ बातें उसको ध्यान में रखिए। क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है इसको दर्शाने का तरीका वेक्टर P है, और वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम इसके डायरेक्शन या दिशा की बात करते हैं तो इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब इस टाइप में, इधर होगी आपकी दिशा वेक्टर P की। अगर हम इसको गणितीय रूप से परिभाषित करना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करते हैं, तो बात को समझिए। कहते हैं कि वेक्टर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर किन्हीं आवेशों का परिमाण आप ले लो, चाहे भाई दोनों बराबर हैं, आप आवेशों का परिमाण कितना है, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज क्यों, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी से मतलब केंद्र से यहाँ तक L है, केंद्र से प्लस Q तक की भी दूरी L है। व्हाट अबाउट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका 2L हो गया। इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं, मैथमेटिकली परिभाषित करते हैं। गणितीय रूप से अगर हमें
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है तो हम कैसे करते हैं कि जो हमारा डाइपोल जो सिस्टम है वहाँ से एक आवेश लेंगे, कोई भी बराबर दोनों हैं, के बीच की दूरी का आपस में गुणनफल कर दें तो वेक्टर p के बराबर होगा, और यही p ही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन तो अभी भी मैंने बताया दिशा किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अगर आपसे इनके मात्रक के बारे में पूछा जाए, SI यूनिट पूछ सकते हैं। आप सब लोग जानते हो Q का मात्रक कितना होता है, कूलाम। L क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो व्हाट अबाउट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI मात्रक कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका SI मात्रक होता है। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। Axial point of electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लिखिए। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे यहाँ पे। अब हम एक डाइपोल लेते हैं, आपका ये क्या है, डाइपोल है। ये आपका सेंटर है डाइपोल का, सेंटर से यहाँ तक की दूरी L है, इस सेंटर से भी यहाँ तक की दूरी L है, और इसका अक्षीय बिंदु से मतलब है, इसका अक्ष क्या है, अगर आप आपसे पूछें इस डाइपोल का अक्ष क्या है, तो ये वाली जो लाइन है, एक्सिस जो है डाइपोल की, इसके अलावा कोई बिंदु रख दिया जाए। तो मैंने प्लस क्यू आवेश से, या प्लस क्यू से आप, या इसके सेंटर से हम लेते हैं, हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके सेंटर से मैंने R दूरी पर एक पॉइंट लिया P। R दूरी पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम क्या है, P है। P से सेंटर तक की दूरी कितनी है, R है। ओके,
अगर आपसे पूछें कि प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी कितनी है, आप कहेंगे कि अगर ये पूरी दूरी हमारी आर है और इस आर में से अगर हम इस एल दूरी को घटा दें तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी निकल आएगी। तो यहाँ से निकल करके आता है कि प्लस क्यू से इसकी जो दूरी है वो आर माइनस एल होगी। ठीक इसी तरीके से अगर आप सेंटर में यहाँ तक की दूरी अगर आर है, इस आर दूरी में अगर मैं एल जोड़ दूँ तो प्लस माइनस क्यू से पी तक की दूरी आ जाएगी। कितनी आएगी? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एल प्लस आर प्लस एल आ जाएगी यहाँ तक। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको कल के लेक्चर में मैंने एक बात बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी एक बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, Q बराबर E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। ये बात कल मैंने आपको बताया था। तो आज के डेरिवेशन में हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर या बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मैंने उसको मान लिया E1। P पर E1 क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो Q के कारण इस P पॉइंट पर लग रही है। तो प्लस Q है तो प्लस आवेश है तो फील्ड क्या करेगी? बाहर निकालेगी। तो इस बिंदु पर जो E1 का मान होगा वो इस साइड में होगा, इधर होगा ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लस चार्ज है और फील्ड को क्या करेगी? बाहर निकालेगी। बाहर निकलेगी तो P से हम आगे की तरफ दिखाएंगे। मैं पूछूं इसका E1 का परिमाण कितना होगा? E1 बराबर कितना हो जाएगा? किस आवेश के कारण हमने लगाया है? क्यों के कारण ना। तो क्यों बराबर कितना हो जाएगा? क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी कितनी है? अभी भी मैंने बताया कि प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? आर माइनस एल है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर आपसे दिशा के बारे में पूछे तो आप कहेंगे किधर लग रही है दिशा? यहाँ पे आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट। E1 की जो डायरेक्शन है किधर है? राइट साइड में है, दाहिने दिशा में है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर E2 लगे, समझते हैं इस बात को। देखिए आपका पॉइंट P यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है। माइनस चार्ज अगर इस पर लगाएगा बल, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, तो माइनस क्या करता है? हम डायरेक्शन उस साइड में दिखाएंगे, आगे नहीं भेजेगा, क्योंकि माइनस साइड की तरफ, माइनस चिन्ह की तरफ ही, क्योंकि माइनस चिन्ह पर ही आप की फील्ड लाइन जाकर के समाहित होती हैं। तो उस आधार पर हमें E2 की डायरेक्शन इधर दिखानी होगी। ये आपका E2 हो गया और ये आपका E1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसके E2 के परिमाण के बारे में पूछें तो आप कहेंगे कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो किधर लग रहा है? टुवर्ड, ए बाएं साइड में लग रहा है ना, इधर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे पावरफुल E1 है कि E2 है, तो अगर हम पावरफुल की बात करें तो आप देख रहे हो इसकी दूरी ज़्यादा है, जो करीब में है उसका मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी क्या है?
एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे जो चार्ज आपका पास में है, जो चार्ज क्या है पास में है, ओ वाले की उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी तीव्रता ज़्यादा है क्योंकि ये दूरियां कम है। अगर r का मान कम होगा, यहाँ पे देखिए जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि E बराबर Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, इसका मतलब है कि r का मान कम होगा तो E का मान ज़्यादा होगा। तो जो नज़दीक होगा, तो नज़दीक कौन सा है आपका, Q ज़्यादा है ना, तो इसका मान ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में, E1 का मान ज़्यादा है E2 की कंपैरिजन में। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं ई नेट बराबर कितना होगा, ई नेट, ई नेट से तात्पर्य है कि P बिंदु पर कुल E का मान कितना होगा। तो यहाँ से ई नेट बराबर E1 माइनस E2 होगा। ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। आगे देखिए, अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे कितना है, यहाँ से ले लीजिए E1 का मान Q अपॉन 4πε0 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, E2 में r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 r प्लस एल का होल स्क्वायर। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर का पोर्शन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, थोड़ा इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए इसके आगे मैं यहाँ पे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ से जो कॉमन टर्म है उनको आप ले सकते हो, जैसे Q अपन 4πε0 क्या है, कॉमन है, उनको आप ले लीजिए कॉमन। अंदर क्या बचा, r माइनस होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम आप लोगे, ई नेट बराबर Q अपॉन 4πε0, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला होता है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इधर कि ई नेट बराबर Q अपॉन 4πε0, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कि 4RL अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अभी भी मैंने एक टॉपिक बताया आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना होता था, Q2L। देखिए इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2QL होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ई नेट बराबर Q अपॉन 4πε0। इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं या ऐसे आप डायरेक्ट लिख लीजिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 2 छोटे ब्रैकेट में 2QL अपॉन 4πε0 या हाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट में r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस वैल्यू के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ई नेट बराबर 1 अपॉन 4πε0 2P अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो P का मान हमने वहाँ से लिया था, अभी भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है, P बराबर 2qL। तो वहाँ से मैंने इस वैल्यू को लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ से कहते हैं कि अगर R का मान हम L से बहुत बहुत ज़्यादा ले लें, इस तरीके से, यदि R का मान मच 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 ग्रेटर हो जाए L से, मतलब हो गया, इस साइन का मतलब है कि R का मान L की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, तब L नगण्य हो जाता है, L नगण्य हो जाता है, L नगण्य हो जाता है। तो यहाँ से मतलब हो गया कि हम L को हटा सकते हैं, तो उस आधार पे हम क्या लिखेंगे, E नेट बराबर, एक मिनट, यहाँ से आपका R भी रहेगा, E नेट बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4 आ गया। तो इस R की पावर 4 को हम R से कट करेंगे तो R का क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि E नेट बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपका फॉर्मूला निकल करके यहाँ से आता है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आवे या निरक्षीय बिंदु से आए। 100% यहाँ से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, डेरिवेशन पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि ई नेट बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ओके, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रिपेयर कर लेंगे। कॉपी में सारी बातें आप लिखेंगे, कोई भी चीज़ आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी स्टेप नेगलेक्ट करने से आपकी चीज़ें छूट सकती हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए चीज़ों को। एक बार मैं और अच्छे से इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ आपको। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक बार चीज़ को फिर से समझते हैं। देखिए, आपका हेडिंग क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव है और उसके अक्षीय बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता पता करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमें। तो देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट था, सबसे पहले क्या किया मैंने, प्लस Q के कारण बिंदु P पर E1 निकाला। उस E1 की वैल्यू कितना आया, आप कहेंगे कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस Q के द्वारा फिर आप दोनों का नेट लिया, नेट आपका इतना आ गया। इनको मैंने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया और सॉल्व करते करते जब आपकी ये वैल्यू आई, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, फिर 2qL के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, P लिख दिया और यहाँ से R आया और इसको लास्ट तक सॉल्व किया। और मैंने केस दिया यहाँ पे कि R का मान अगर L की कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा है, तो उस दशा में क्या होता है कि L नगण्य हो जाता है। तो नगण्य हो गया, आपका ये फॉर्मूला निकल के आया कि E नेट बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिए, आप उसमें बैक करने का ऑप्शन होता है। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार और मल्टीपल बार आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बी अटेंशन फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल डेरिवेशन जरूर आते हैं और डेफिनेशन में भी कई बार पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आते रहते हैं। आप चाहे CBSE के एस्पिरेंट हो या यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट हो, तो ये
टॉपिक आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या कहता है, देखिए अक्षीय बिंदु पे अब तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे निरक्षीय बिंदु पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। समझते हैं उसको कैसे हमें करना है। देखिए हेडिंग आप डालिए, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय या निरअक्षीय, ऐसे लिख सकते हैं, निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए हम चीज़ों को बाइलिंगुअल लेकर के चल रहे हैं। आप इंग्लिश में अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में बताने का पर्पस है। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा हिंदी में इंग्लिश में क्यों हेडिंग डालना है। तो रीज़न है क्योंकि आप लोग 12th के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है आप बीएससी करने वाले होंगे। देखिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं बीएससी बीटेक ऐसा ही चीज़ें करते हैं। तो बीएससी भी आपकी इंग्लिश में होती है और बीटेक तो होता ही है इंग्लिश में। तो ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अभी से तैयार, जो हमारे वोकैबुलरी में हैं साइंस के जो वर्ड्स हैं एटलीस्ट उनको जानें। ओके, क्योंकि आप अगर तैयारी करने वाले हैं, इन फ्यूचर में अच्छा करना चाहते हैं, तो अच्छी बुक्स जितनी भी आती हैं फिजिक्स में वो आपके इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। आप चाहे एससी वर्मा को देख लेंगे या बीटेक की कोई बुक देंगे या फॉरेन राइटर की बुक आप पढ़ना चाहेंगे तो वो इंग्लिश में ही होती है। तो अभी से थोड़ा हैबिट बनाइए और मैं बाइलिंगुअल लेकर के चलूँगा आपको। ओके, चलिए समझते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए अब हमें डाइपोल का ही इक्वेटोरियल पॉइंट लेना। आप देखेंगे ध्यान से हेडिंग में हमें जो निरक्षीय बिंदु है किसका है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु है। यहाँ पे देखिए हेडिंग में बात आपको इंगित कर दिया गया है। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हमें जो लेना है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेना है। तो हम सबसे पहले डाइपोल बनाएंगे। यहाँ पे डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल बनाना आसान है। क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश लेंगे, प्लस क्यू लेंगे, बीच में एक सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक की भी दूरी L है और इधर की भी दूरी आपकी L है। निरक्षीय बिंदु का मतलब है जो आप सेंटर देख रहे हो इसके लंबवत दूरी पर। आप चाहे इस पॉइंट के नीचे भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर भी आपका P हो सकता है या आपका P इधर भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट है। तो मैं फ़िलहाल ऊपर लेकर के चल रहा हूँ। अभी एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी नहीं है ऊपर ही है, इस लाइन के किसी भी बिंदु पर हो सकती है। यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी। ओ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओ के लंबवत हो, इस बात का ध्यान में रखेंगे। अब देखिए माइनस क्यू से P तक की जो दूरी होगी, अच्छा ये R दूरी पर मैंने रखा है पॉइंट, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ से आप पाइथागोरस का प्रमेय अगर आप लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी। अगर ये L है, ये R है या 90 डिग्री बन रहा है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट L²
प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यही दूरी इधर भी हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए चीज़ों को ध्यान से हम लेके चलेंगे। अगर मैंने कहा ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैंने कहा कि प्लस क्यू के कारण पी पर लगने वाला जो ई है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसकी दिशा किधर होगी, तो देखिए प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ जाएगी, तो ये आपका E1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, E1 हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थीटा एंगल है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ओके, अगर मैं पूछूं माइनस क्यू के कारण पी पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो माइनस है तो इसकी तरफ ही होगी, तो इसको मैंने ले लिया, ये आपकी E2 है। तो चलिए इनके परिमाण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर E1, यहाँ माइनस क्यू ले लीजिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर E1 का मान कितना हो जाएगा, मान तो दोनों के बराबर ही आएंगे। E1 बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर E2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E2 बराबर इसके कारण भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इस फोर्स को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। इस पॉइंट पर जितने भी आपका E1 E2 लग रहा है इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे समझिए, देखिए आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट P है और इस पर किस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसको देखिए आप। यहाँ पे इस साइड में E1 है, E1 को अगर मैं, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो थीटा एंगल है, या पूरे को ले लें, नहीं इतना ही मान लीजिए, ये आपका कितना है, ये थीटा एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो मैं पूछूं इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका मान होगा E1 कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा E1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर E2 को देखें तो E2 की डायरेक्शन कुछ इस टाइप में है, और इसको मैं अगर ब्रेक करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, E1 यहाँ से आ जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ले लूँ तब कितना हो जाएगा, इस साइड में कॉस थीटा, अगर E2 को कॉस थीटा में तोड़े तो इधर आ जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब है इसका जो कॉस वाला जो रूप है E1 का भी और E2 का दोनों एक ही दिशा में है। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ से, आप ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हो क्या
कि इनका मान और इनका मान आपस में बराबर है, तो एक बात हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से E1 का जो परिमाण है तो मॉड में आप ले लीजिए, E1 का मॉड बराबर E2 का मॉड है, E1 का मॉड तथा E2 का मॉड दोनों बराबर है। अब देखिए दोनों का मान सेम आ रहा है, तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें कंफर्म हो गया कि E1 का साइन थीटा और E2 का साइन थीटा कितने पे है, विपरीत दिशा में है ना। आप देख रहे हैं इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि इसलिए E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे टू कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, दो बराबर चीजें विपरीत दिशा में लगेंगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो टोटल ई नेट इफेक्टिव आपका लगने वाला है, जो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई नेट है, वो कहीं ना कहीं E2 cos थीटा प्लस E1 साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। यही टर्निंग पॉइंट है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। मैंने क्या बताया कि ये दोनों आपकी कैंसिल आउट हो गए, E1 cos थीटा प्लस E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ। मैं पूछूं ई नेट कितना है, तो आप कहेंगे ई नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। लिखते हैं यहाँ पे, तो यहां से ई नेट बराबर कितना आ जाएगा। इसके आगे की चीज यहां पे है, ई नेट बराबर कितना हो जाएगा जी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ई नेट बराबर E1 दोनों में बराबर है, E1 का मान या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ इन दोनों का मॉड आपस में बराबर भी है, आप चाहो तो मॉड के फॉर्म में ले लो। ये दोनों आपस में बराबर है तो आप इसको 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2E cos थीटा ई नेट बराबर, चलिए बताइए ई का मान कितना है, वहाँ से कोई भी ले लो, दोनों बराबर ही है। तो आ जाएगा 2Q अपॉन 4πε0 इन ब्रैकेट L² प्लस R²। cos थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, चाहे जहाँ से आप थीटा लो, चाहे इधर से थीटा से ले लो, चाहे इधर से। तो थीटा cos थीटा कितना होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है जी यहाँ पे, सॉरी आधार बटा आपका कड़ होगा, तो L अपॉन √L² प्लस R²। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं। cos थीटा कितनी है, L अपॉन √L² प्लस R², L अपॉन √L² प्लस R²। आपको इसकी शक्ल कुछ दिख रही होगी कि 2QL के हम क्या लिख सकते हैं। अभी भी मैंने बताया कि 2QL को हम P लिख सकते हैं, तो ऊपर P आने वाला है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि P अपॉन 4πε0। अब देखिए अंडर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ की देखो पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि L² प्लस R² अंडर रूट, और सॉरी 3/2। ओके, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही कंडीशन कि अगर हम यदि
आर का मान मच 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 ग्रेटर देन एल हो जाए। क्या मतलब है इसका, देखिए समझिए। ए आपका क्या है, डाइपोल है, ए आर है, एल की तुलना में आर बहुत दूर चला जाए, आर का मान बहुत बड़ा हो, जो पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए या पॉइंट बहुत नीचे चला आए, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि आर का मान एल की तुलना में बहुत अधिक हो जाए तो उस दशा में एल नगण्य हो जाता है आर की तुलना में। एक उदाहरण समझिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, और एक बंदा आपको देता है 10 रुपए देता है, तो आप कह सकते हैं कि 10 लाख की तुलना में 10 रुपया जो है उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, आप उसे नगण्य भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, 1 लाख 10 रुपया है तो आप उसे 10 लाख ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जा रहा है, बहुत बड़ा मात्रा है। उस बड़े मात्रा की तुलना में एक छोटे से मात्रा को भी आप नेगलेक्ट कर दे रहे हो। ठीक वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आर का मान एल की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए तो एल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। एल विल बी नेगलेक्टेड, एल नगण्य हो जाएगा, एल नगण्य हो जाएगा, एल नगण्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कैसे करना है, कैसे नगण्य होगा। तो इसका मतलब एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखिए बनता क्या है, इसके आगे की चीजें यहां पे हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां पे इधर से आपका बना ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। अगर आप एल हटा देते हो तो यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो मतलब आर क्यूब नीचे आने वाला है। तो यहाँ से लिखेंगे पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। निरक्षीय बिंदु पर आप किसी भी बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है। फॉर्मूले का नाम क्या है कि ई नेट बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दोबारा हम फिर से अच्छे से समझा देते हैं। ओके, आई होप आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो टॉपिक आपको दोनों बताया मैंने, स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताया कि अक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के जो अक्षीय बिंदु पर हम ई का मान निकालते हैं या हम निरक्षीय बिंदु पर जो ई का मान निकालते हैं, दोनों आप देखोगे अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर पलटते हैं तो लगभग सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपके डेरिवेशन पूछे गए हैं। तो बी सीरियस टुवर्ड दैट टॉपिक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो टारगेट 2021 है, 2021 के पेपर में भी संभवतः आपके इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर पूछी जाए। तो इस टॉपिक को आप नेगलेक्ट मत करिए बिल्कुल भी, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको ज़रूर इम्पॉर्टेंट साइन यहाँ पे आप लगा लीजिए, ये पेपर में आने वाला ही है, ओपनली है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी पेपर बनाता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उनमें से क्वेश्चंस आपके रिगार्ड किए जाते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए, टू गेन द मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एन आर्ट, एक परीक्षा में अंक को अर्जित करना एक कला है। ये कतई सिद्ध नहीं करता कि आपकी ज्ञान की तुलना यहाँ पे हो रही है। ओके, तो आप मेरी बातों को समझिए, आप अच्छे से बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है वेल अप टू डेट आप डायग्राम बनाएंगे, ऊपर आपकी हेडिंग होगी, जो आवश्यक बातें लिखने योग्य हैं आप उनको लिखेंगे,
और आपके जो फॉर्मूलास हैं उनको आप अच्छे से एक बॉक्स में पैक करिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और इस बेसिस पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हम चैप्टर क्या एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो अभी तो नहीं है, अभी तो आपका फ्लक्स भी चलेगा और गॉस का लॉ भी बताएंगे हम उसके बाद। फिर उसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। ठीक, तो आगे बढ़ें, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, पहले तो चैप्टर बताते हैं। चैप्टर आपने 7 पढ़ा होगा जिसमें हम बल आघूर्ण के बारे में पढ़ते थे, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते थे। इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा जरूर होगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट बुक में। तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब लगने वाला है। देखिए कैसे करते हैं। पहले तो हेडिंग लगाएंगे हम। हेडिंग आप लिखेंगे, आपकी हेडिंग है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि हम चीज़ों को बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे। तो इसकी इंग्लिश में हेडिंग आप डाल लीजिए, लिखिए टॉर्क। टॉर्क का मतलब यही होता है, टॉर्क का मीन्स हो गया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को इन इंग्लिश इट इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन electric dipoles when placed in external magnetic field, when placed in external magnetic फील्ड। इसको हेडिंग आप लगा लीजिए। ओके, हेडिंग क्या है आपका कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कैसे काम करता है, एक एक चीज को विधिवत समझ के चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र, माने खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, चलिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं यहाँ पे। ये आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें क्या कहा गया है, में रखे वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम सेटअप करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इसके भीतर रखते हैं, तो चलिए रख देते हैं। ये आपका माइनस क्यों हो गया, और यहां पर हमने रख दिया प्लस क्यू को। ओके, और मैंने आपको बताया था कि सेंटर से यहां तक की दूरी L होती है, तो टोटल डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं यहां पे 2L।
2L क्या है, इसकी लंबाई है। ओके, 2L क्या है, इसकी लंबाई है और इस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का मान कितना हो जाएगा, अगर क्यों आवेश को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर F फोर्स लगता है, यह बराबर क्यों E होता है। तो इधर आपका लगेगा F, इधर भी फोर्स लगाएगा और इधर भी आपका F फोर्स लगेगा। अब बताओ यहाँ से, ये आपका डाइपोल है, एक इधर बल लग रहा है और एक इस साइड बल लग रहा है, तो इसको घूर्णन प्रदान करेगा कि नहीं प्रदान करेगा। आप एक चीज़ बताओ, यही मार्कर है, इसी के प्लेस पे अगर हम रख दें और एक फोर्स आपका यहाँ से लगे, एक फोर्स यहाँ से लगे, तो ये क्या कर जाएगा, ये आपका रोटेट कर जाएगा ना, एक घूर्णन कर जाएगा ना। ठीक इसी तरीके से आपका डाइपोल भी क्या कर जाएगा, घूर्णन कर जाएगा। तो घूर्णन जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है, उसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो हम इसकी लंबवत दूरी पे लेंगे। लंबवत दूरी से मतलब क्या है कि जो दोनों फोर्स आपके लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच की, जैसे दोनों फोर्स है, एक इधर लग रहा है एक इधर लगाएगा, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो मिनिमम दूरी है, मिनिमम लंबवत जो दूरी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, अगर पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं आप, यहाँ पे साइन थीटा इसका ले लीजिए, ये 2L है, थीटा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा, और 2L कॉस थीटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम यहीं से लेकर के चलते हैं। तो देखिए फिर से हमने क्या किया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत द्विध्रुव को रखा है, लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम सीखते हैं कैसे। आपको पता है कि जो आपका बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बराबर किसके होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण को हम टॉर्क से, ऐसे टॉ से दर्शाते हैं हम इसको। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, टॉ बराबर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, बल आपका कितना लग रहा है, F, या F का आप डायरेक्ट चाहो तो मान भी लिख सकते हैं, या चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तो F इंटू दूरी कितनी है लंबवत, 2L साइन थीटा। ओके, लेकिन आपको पता है कि जब किसी क्यू आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है वो कितना होता है, QE होता है, QE इंटू 2L साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टॉर्क बराबर E इंटू, देखो Q 2QL, 2QL के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा। आप चाहें तो इसको वेक्टर रूप भी दे सकते हैं। वेक्टर रूप अगर आप इसका देना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर E बराबर, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा आपके आज के लेक्चर का। चलिए ओके, देखिए इस संदर्भ में आपका ये जो टॉपिक है, आप जैसे बालाजी देखेंगे या फिर नगीन में देखेंगे तो यहाँ तक ही पहला चैप्टर बनाया गया, लेकिन अगर हम NCERT को कह रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अभी आपको जैसे फ्लक्स बताना है, फ्लक्स के बाद अभी आपको गॉस के लॉ बताएंगे, फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे, तब उसके साथ साथ हमारा पहला चैप्टर एंड अप होता है। ओके, तो ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से लेकर के चलिए, बहुत आसान से चीज़ें हैं। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशन के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो आई होप इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।